हेलो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे डेप्रिसिएशन पर एक सेपरेट ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा ही वीडियो हो लेकिन सेपरेट डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा मुद्दा है। डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में आप खर्चे के रूप में अलाउड करते हो, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इनकम टैक्स में अलग तरीका है। पीछे बहुत सालों से 60-65 साल से जब तक एक्ट बना है तब से अभी तक की हम बात करें, लगभग पिछले 60 सालों में डेप्रिसिएशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके वजह से डेप्रिसिएशन के को अगर पुराने लॉ में देखें तो समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं दिखाऊं पुराने प्रोविजन तो अभी थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा कि हम समझ गए, देखिए, लेकिन ये अधूरा है। सेक्शन 32 जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन था डेप्रिसिएशन का, मैंने वो डेप्रिसिएशन के सेक्शंस यहां पर मेंशन किए हैं। सब सेक्शन 1 है, उसका क्लॉज 1 क्लॉज 2, उसके अंदर फिर पॉइंट्स हैं। फिर देख रहे हैं कितने एक्सप्लेनेशन साथ में मर्ज हैं, प्रोविजो मर्ज हैं। क्लॉज 2A आ गया, फिर प्रोविजो आ गया, फिर क्लॉज 3 आ गया, फिर प्रोविजो आ गया, फिर एक्सप्लेनेशन आ गया, फिर सबसेक्शन 2 आ गया, यहां पर जाकर कंप्लीट होता है और ये सिर्फ डेप्रिसिएशन। फिर डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन, फिर एक्चुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन, वो सब अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है, और रेट शेड्यूल में है। अब यहां पर रूल्स में, इनकम टैक्स के रूल में रेट्स है। अब यहां पर उन्होंने सेक्शन 32 की जगह 33 मेंशन किया है और वाकई में आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन को उन्होंने थोड़ा सिंपल किया है। लैंग्वेज सिंपल है, नो डाउट सिंपल है, क्योंकि सबसे शुरुआत में ही अगर आप देखो तो उन्होंने जो लिखा था पहले, वो लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर बीइंग टैंजिबल एसेट, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा जो है इंटैंजिबल एसेट, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि इंटैंजिबल में गुडविल को हम डेप्शन में नहीं लाएंगे। अब ये कंटिन्यूटी में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 tangible asset, 2 intangible asset except goodwill owned wholly or partly by SSE and used for the purpose of business profession, the following deduction shall be allowed। अब वो डिडक्शन की बात कर रहे हैं। पहला, पावर जनरेटिंग है तो आप SLM ले सकते हैं, पावर जनरेटिंग नहीं है तो आप ब्लॉक बनाकर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने यहां पर क्लॉज बी डाल दिया। अब जरा देखिए, अब वो अटपटा लग रहा है, ये बीच में कहां से आ गया। अब इसमें उन्होंने मेंशन किया कि एनी प्लांट मशीनरी जिसका आप एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 42 में क्लेम कर चुके हो, उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब ये 42 क्या बला है, वैसे तो नए में भी उन्होंने ये बात मेंशन की है। जो मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनी होती है उनको एसेट एज इट इज डेबिट करने मिल जाता है, इसलिए उसका वो डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, सीधी बात है। जब पूरा का पूरा आप अलग से कैलकुलेट कर लेते हो, उसके खर्चे कैलकुलेट कर लेते हो तो उसका डेप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जो एसेट का आपने खर्चा एज इट इज क्लेम कर लिया उसका आपको डेप्शन नहीं मिलेगा। ये 42 से रिलेटेड है। इसमें भी प्रोविजो डाला हुआ है। अब प्रोविजो में लिखा हुआ है कि 180 डेज से अगर बिलो पुट यूज है। अब ये किसके लिए है, ये सब के लिए। यहीं से शुरू हो जाता है कंफ्यूजन। ये पहला प्रोविजो आ गया, फिर दूसरा प्रोविजो आ गया, दूसरा प्रोविजो एडिशनल डेप्शन के लिए आ गया। एडिशनल डेप्शन आपको अभी दिख नहीं रहा, एडिशनल डेप्शन कहां मिलेगा, यहां आकर मिलेगा एडिशनल डेप्शन। एडिशनल डेप्शन के लिए उधर प्रोविजो डाल दिया, यानी प्रोविजो पहले आ गया, एडिशनल डेप्शन बाद में आ गया। कंफ्यूजन। हम लोगों का तो काम है जी ऑपरेशन करना, तो हम तो ऑपरेट करके चीजों को तोड़ लेते थे, अलग अलग ढंग से उसके छोटे नोट्स, सिंपल नोट्स बनाकर बच्चों को पढ़ाते थे। तो हमारे लिए तो क्या आसान किया, हमने पहले ही उसको सारा काम कर रखा था, लेकिन वाकई में आसान किया। अब आपके इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको यहां दिखा दूं कि जैसे कि ये ब्लैक कलर से है, तो ये वाली चीज नए में भी ब्लैक कलर से मैंने डाली है। ये ब्लू से आपको दिख रहा है, तो ऐसा ब्लू यहां ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला जो कलर है, ये यहां पर कैसा है, देखिए कितना बड़ा है। आप ध्यान से देखिए तो उन्होंने वाकई में काम किया है।
ये है आपका पूरा का पूरा पुराना, जिसको उन्होंने ऐसे बना दिया है नए में, और एक जगह और यहां मेंशन किया है, बस इतना छोटा कर दिया। उसी तरह पर्पल कलर का देखिए कितना बड़ा उन्होंने प्रोविजंस रखा था, जिसको इन्होंने अब छोटा करके यहां से यहां तक कंप्लीट कर दिया। तो वाकई में अगर आप देखेंगे हर चीज, जैसे ये ग्रीन वाला भी देखिए, ये भी छोटा कर दिया उन्होंने, ब्लू वाला देखिए ये भी छोटा कर दिया उन्होंने, ब्लू वाला देखिए कितना बड़ा है, देखिए देखिए पॉइंट नंबर 3 कितना बड़ा है, काफी बड़ा है ना, उसको उन्होंने सिंपल कर दिया, ये देखिए इतना छोटे में डाल दिया, बहुत छोटा डाल दिया उन्होंने। तो काम तो किया है उन्होंने। अब मैं आपको जरा समझा देता हूं नए प्रोविजन से, सीधा सीधा नए प्रोविजन पर आ। नए प्रोविजन में सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने एक लिखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, बिल्डिंग मशीन प्लांट फर्नीचर बीइंग टेंजिबल नो हाउ एक्सेट्रा इंटेंजिबल गुडविल को छोड़कर ओन्ड होली और पार्टली बाय एसएससी एंड यूज फॉर एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस प्रोफेशन पर्पस, आपको ये डिडक्शन अलाउड होगा इस सेक्शन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 उन्होंने डाल दिया कि अगर सबसेक्शन 1 में जो एसेट है वो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग ने ओन कर रखा है, तो वो एसएलएम लेने का उनके पास चॉइस होता है, वो एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों ले सकते हैं। हालांकि अगर मेरा पर्सनल व्यू जाने तो मुझे पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के एसएलएम वाले कंसेप्ट को अब हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये 97 में आया था। अब लॉ मेकर को तो ये सब पता ही है, पता नहीं क्यों नहीं हटाया उन्होंने, उनके मन में क्या चल रहा था पता नहीं। हो सकता है उन्होंने ये इसलिए नहीं हटाया हो कि हटाने पर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया है। था क्या, डब्ल्यूडीवी में आपको ज्यादा डेप्शन मिलता है, डेप्शन का रेट डब्ल्यूडीवी में ज्यादा है, एसएलएम में कम है। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग 1997 के पहले वो सरकार से क्लेम कर रही थी कि हमें आप डब्ल्यूडीवी हैवी रेट से डेप्रिसिएशन मत दो, क्योंकि शुरुआत के 10 एक साल में तो हमारा लॉस होता है, वैसे भी हम 80 आईए में डिडक्शन क्लेम करते थे उस समय, और शुरुआत में हमारा कई साल तक लॉस होता है, तो डेप्शन लेकर हम करेंगे क्या, क्योंकि लॉस को आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उस जमाने में डेप्रिसिएशन लॉस बन जाता था, जबकि आज का जमाना डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब बन जाता है, जो इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड होता है। उस जमाने में डेप्रिसिएशन लॉस बन जाता था, जो 8 ही साल कैरी फॉरवर्ड होता था। तो आप जरा सोचिए, पावर जनरेटिंग का बिल्कुल दावा ठीक था, जेन्युइन था, कि बेवजह हमें आप ज्यादा डेप्शन दे रहे हो जब हम ऑलरेडी लॉस में, जब हम प्रॉफिट में आएंगे तब हमें डेप्रिसिएशन दो। इसलिए उन्होंने क्लेम किया था कि हमें कम डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए और स्ट्रेट लाइन मेथड चाहिए। तो 97 के बाद उन्होंने ऑप्शन खोल दिया कि पावर जनरेटिंग के पास चॉइस है, वो एसएलएम ले सकते हैं, डब्ल्यूडीवी ले सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन उसके बाद हमारे देश में अनअब्सॉर्ब डेप्शन का कंसेप्ट आया। अनअब्सॉर्ब डेप्शन के कंसेप्ट के आने के बाद उस डिमांड की जरूरत ही नहीं। आज पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग से आप पूछे कि भाई आपको डब्ल्यूडीवी चाहिए, एसएलएम चाहिए, वो कहेंगे डब्ल्यूडीवी चाहिए, क्योंकि मैं हैवी डेप्शन भी क्लेम करके क्या दिक्कत है मुझे। अगर मेरा ऑलरेडी लॉस है तो वो डेप्शन अनएब्सॉर्ब बन जाएगा, इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड होगा, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। मेरे पास कैप गेन है, अदर सोर्सेज की इनकम कई बार आ जाती है, हम उससे सेट ऑफ कर लेंगे, तो हमारे लिए अच्छी बात है, डब्ल्यूडीवी बेनिफिशियल है। तो इसको हटा सकते थे, जस्ट ये लिखकर कि पुराने कोई ले रहे हैं एसएलएम तो वो ले, या उनको भी डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट कर दे, एसएलएम का कंसेप्ट ही हटा दे। लेकिन उनकी मर्जी, उनकी कलम, हम तो सिर्फ एनालिसिस करने वाले हैं, अपने राय दे सकते हैं। कहते हैं ना, बोलना आसान है लिखना मुश्किल, करना मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है। तो हम लोग तो बोलने वाले हैं, हमारे लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन लॉ मेकिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट काम है। हम लोग कमेंट करते हैं, हम करते हैं, बाकी भी आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट्स हैं, तो लिखने वालों को दिक्कत तो होती है, उनका पैनल होता है प्रॉपर, वो बनाते हैं, टाइम लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप जिम्मेवारी का काम कर रहे हो, नो डाउट। हमारा कमेंट करना आसान है, आपका लिखना मुश्किल है, लेकिन आपने मुश्किल काम चुना है, तो कर्तव्य से ये कह के तो नहीं हट सकते कि हमारा काम मुश्किल है ना। खैर जाने दीजिए। तो यहां पर नंबर 2 में उन्होंने सबसेक्शन 2 में पावर जनरेटिंग के लिए एसएलएम रखा है। सबसेक्शन 3 में उन्होंने कहा है कि जो अदर्स जो बच गए या पावर जनरेटिंग भी चाहें तो ब्लॉक बनाकर डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए इन्होंने क्या किया है, इसको तो मैं गड़बड़ ही बोलूंगा, लेकिन ठीक है, इनकी मर्जी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक सेक्शन हुआ करता था हमारे पास, सेक्शन 38(2), सेक्शन 38 सबसेक्शन 2।
ये सेक्शन हुआ करता था 38(2). ठीक है, ये सेक्शन कहता था कि अगर कोई एसेट, मैं आपको अपने नोट से दिखाऊं क्या, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग तो इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाते थे। ये हमारे बुक के नोट्स, अब सब दोबारा बनाना पड़ेगा ना। प्रोविजन तो वही है, प्रोविजन थोड़ी बदले हैं, सेक्शन बदल दूंगा बस। तो देखिए, ये हुआ करता था 38(2) पुराना, जिसमें लिखा था, मैं लॉक पे नहीं गया तो मैं सिंपल करके बता रहा हूं। हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, एसेट्स जो बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है, साथ में पर्सनल भी यूज हो रहा है, ऐसे एसेट्स होते हैं। ये जनरली सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में दिखने को मिलते हैं। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, उसमें जैसे आप डॉक्टर हो, आप घर भी अपने कार को यूज करते हो और क्लिनिक के लिए भी यूज करते हो। मैं चार्टर्ड हूं, अपने कार को, अपने लैपटॉप के, अपने मोबाइल को घर में भी यूज करता हूं, पर्सनल यूज भी होता है, बिजनेस यूज भी होता है। तो ऐसे एसेट जिसका पर्सनल बिजनेस दोनों यूज हो रहा है, उसके लिए सेक्शन 38 में दो सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। 38 सबसेक्शन 1 कहता था कि बिल्डिंग अगर पार्ट वाइज पर्सनल यूज हो रहा है, पार्ट वाइज बिजनेस यूज हो रहा है, तो उस जो पर्सनल वाला हिस्सा है वो अलग कर दीजिए, बिजनेस वाले हिस्से के खर्चे को आप डेबिट कीजिए। सबसेक्शन 2 कहता था कि कोई भी एसेट्स, अगर एक ही एसेट पर्सनल और बिजनेस दोनों यूज हो रहा है, सेम एसेट, पार्ट पार्ट नहीं, सेम एसेट, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर आ जाएगा कि वो डिसाइड करेगा कि कितने परसेंट पर्सनल यूज है, और फिर उस एसेट्स के सारे खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल कार, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि कार का 30% पर्सनल यूज है मेरे लिए, तो कार का मैंने रिपेयर कराया, ड्राइवर की सैलरी दी, इंश्योरेंस कराया, फ्यूल के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, सर्विसिंग चार्जेस है, ये सब के सब 30% मुझे डिसअलाउड करने होते। सेक्शन क्या था, एक ही सेक्शन था 38(2), 38 सबसेक्शन 2। अब इन्होंने क्या किया, इसमें से डेप्रिसिएशन को डिसअलाउड करने की बात डेप्रिसिएशन के साथ लिख दिया, बाकी खर्चे को डिसअलाउड करने की बात बाकी सेक्शन के साथ लिख दिया, यानी सेक्शन 30 में लिख दिया, 31 में लिख दिया। तो ये मुझे लगता है कि अननेसेसरी आपने, अभी तो आप कहते हो ना कि अलग अलग जगह फैले हुए प्रोविजन को मैं एक साथ कर रहा हूं ताकि पढ़ने वाले को, रीडर को आसानी हो। अभी आपने क्या किया, एक जगह रखी हुई चीजें थी, आपने फैला दी। ये एक जगह था, आपने डेप्शन को लेकर यही प्रोविजंस पूरा बड़ा पैराग्राफ लिखा, यही पैराग्राफ आपने सेक्शन 30 के लिए, सेक्शन 30 जो अब सेक्शन क्या हो गया भाई साहब, रटना तो हमें भी पड़ेगा, नेविगेशन पर आके देखता हूं मैं। जैसे 30 सेक्शन है, तो वो 30 अब बन गया है 28, 31 भी बन गया 28। तो यही चीज आपने 28 सेक्शन में भी जाकर लिख दिया, सेम चीज आपने डेप्रिसिएशन में भी लिख दिया। डेप्रिसिएशन में लिखते समय आपने खर्चे में सिर्फ डेप्शन वर्ड लिखा, और 28 में जाकर आपने जो लिखा उसमें दूसरे खर्चे लिख दिए। तो अननेसेसरी दो जगह क्यों फैलाया, आप डिसअलावेंस के तो सेक्शन बना ही रहे थे ना, तो डिसअलावेंस में इसको बना देते, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता समझने के लिए, डिसअलावेंस ज्यादा कन्वीनियंट होता। लेकिन आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई एसेट पर्सनल यूज भी हो रहा है, तो एओ को ये राइट है कि एओ डिसाइड करेगा कि पर्सनल यूज कितना है, बिजनेस यूज कितना है, आपको खर्चे उसी हिसाब से अलाउ करके मिलेगा। ओके, यहां पर उन्होंने यही कहा है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन वाले कंपनी को जब एसेट पूरा कॉस्ट मिल जाता है डेबिट करने, तो उसका डेप्शन आप नहीं ले सकते। यहां लिखा हुआ है कि अगर आपने यहां थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% प्रिस्क्राइब्ड रेट। अगर एसेट आप जो रेफर किया हुआ है वो आपने यूज किया है, अक्वायर किया और पुट टू यूज किया बिलो 180 डेज, तो अक्वायर और पुट टू यूज बिलो 180 डेज किया तो आपको रेट क्या मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। यहां पर उन्होंने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 8 तीनों के लिए लिखा है, 8 में एडिशनल डेप्शन मिलेगा, उसके लिए भी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद एक सक्सेशन ऑफ बिजनेस में सक्सेसर प्रेडेसेसर को हाफ हाफ, मतलब नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डेप्शन मिलता था। मैंने रिसेंटली उसका वीडियो भी बनाया, पीछे देख सकते हो। वो एज इट इज उन्होंने कैरी किया है न्यू टैक्स में भी, न्यू टैक्स बिल में भी, कि जो बिजनेस का सक्सेशन के ईयर में जो एसेट बिका, उस एसेट का डेप्रिसिएशन प्रेडेसेसर को और सक्सेसर को दोनों को मिलेगा बंटवारे के तौर पे, नंबर ऑफ डेज के रेशियो में हम उसे बांट देंगे,
और अकॉर्डिंगली दोनों को उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने बना दिया। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको मालूम है कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता, ओल्ड टैक्स रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर को जो प्लांट मशीनरी न्यू खरीदते हैं, फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, उनको मिलता है। उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का रेट होता है एक्चुअल कॉस्ट का। अगर बिलो 180 डेज पुट टू यूज है तो आधा, और आधा अगले साल मिल जाता है। ये प्रोविजन उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर बिलो 180 डेज है तो हाफ यहाँ मिलेगा, हाफ अगले साल मिल जाएगा। इसके बाद एसएलएम वाले जब एसेट बिकते हैं तो उनके प्रोविजन अलग अलग बिखरे हुए थे, उन्होंने एक साथ कर दिया कि एसएलएम वाले एसेट जो पावर जनरेटिंग वाले एसएलएम चार्ज करते हैं, उनके एसेट अगर बिकते हैं तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, बैलेंसिंग चार्ज होता है, वो यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ही डिस्कस करके आपको दे दिया। यहां पर उन्होंने एसेट्स की परिभाषा ये सब मेंशन कर दिया है, नो हाउ मेंशन कर दिया है, बेचने को क्या कहेंगे, बेचने का क्या मतलब है, बेचने में एक्सचेंज भी आ जाएगा, ये सब मेंशन कर दिया। रिटर्न डाउन कैसे निकालेंगे उसके लिए 41(1) का एक टेबल, जिसको मैं बोल रहा हूं बार बार कि उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है, WDV का एक फॉर्मूला बना दिया है, वो यहां पर रेफर किया हुआ है। और देखिए वाकई में आपका डेप्रिसिएशन का सेक्शन बिल्कुल बराबर बराबर मैंने दोनों को बांटा है, तो वाकई में देखिए डेप्रिसिएशन का सेक्शन उन्होंने कितना कम कर दिया। काम तो हुआ है। एक दो चीजें अगर हम नेगेटिव हटा दें तो बढ़िया बढ़िया काम हुआ है। ये था डेप्रिसिएशन न्यू टैक्स बिल में। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा है, और ऐसे ही आगे और भी चीजें जो न्यू टैक्स बिल में इंटरेस्टिंग है वो हम कवर करके लाएंगे।